हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताएंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। चाहे आप एमकॉम में अगर पेपर देंगे तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एडवांस में रहता है, और यदि आप एमकॉम के अलावा बीकॉम में देंगे तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होता है। दोनों क्लास के स्टूडेंट को यह टॉपिक ज़रूर समझना चाहिए। आपके सामने देखो, हमने पूरा का पूरा PDF ओपन कर लिया है। आपको समझना है कि परिचय सांख्यिकी क्या है। परिचय आपको ध्यान देना है। सांख्यिकी के बारे में, सांख्यिकी के सब्जेक्ट के बारे में आपको परिचय पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको जान लेना है पेपर में प्रश्न क्या पूछा जाएगा, सांख्यिकी से क्या आशय है। ठीक है, सांख्यिकी की विशेषता बताइए, सांख्यिकी का इतिहास बताइए। कुछ भी पूछता है तो आपको याद रखना है, सबसे पहले दिमाग का यूज करना है। जब आप दिमाग का यूज करेंगे तो आपका सब सही रहेगा। आपके सामने क्या कहा गया है, इसको भी जब आप देखेंगे तो क्या है, यद्यपि आधुनिक अर्थ में सांख्यिकी शब्द बहुत पुराना नहीं है, तथापि यह शब्द प्राचीन काल से प्रयुक्त होता आ रहा है। समझिएगा, सांख्यिकी बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन बहुत पुराने समय में इसका प्रयोग होता था, होता है और होता रहेगा। ठीक है, कहा गया है आंग्ल भाषा में स्टैटिस्टिक्स तथा स्टैटिस्टिकल शब्दों की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस से हुई, STATUS, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से हुई, और जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक से हुई। सांख्यिकी की उत्पत्ति याद रखिएगा, लैटिन भाषा के स्टेटस से हुई, इटालियन में स्टैटिस्टा से हुई, और जर्मन भाषा में कहाँ से हुई, स्टैटिस्टिक से हुई। इन सभी शब्दों का अर्थ होता है राजनैतिक राज्य, पॉलिटिकल स्टेट। स्टैटिस्टिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय जर्मनी के प्रथम गणितज्ञ, प्रसिद्ध गणितज्ञ गॉटफ्राइड एचेनवाला को प्राप्त हुआ। तो इन्हें याद रखिएगा, जब आपके पेपर में पूछा जाए स्टैटिस्टिक्स के जन्मदाता कौन हैं, तो गॉटफ्राइड एचेनवाल बोला जाता है। कहीं कहीं पर इन्होंने लिखा है एचेनवाला। तो इस शब्द से, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली कि स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो आपको लिखकर मैंने बता दिया कौन कौन सी चीज़ें हैं। और इसका श्रेय किनको जाता है, गणितज्ञाचार्य गॉटफ्राइड एचेनवाला को गॉटफ्राइड एचेनवाल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको मिलेगा गॉटफ्राइड एचेनवाल भी बोला जाता है। इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। पेपर में पूछे सांख्यिकी का जन्मदाता तो गॉटफ्राइड एचेनवाल आपको लिखना है उत्तर में। 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कवि सम्राट विलियम शेक्सपियर, महाकवि मिल्टन ने अपनी रचनाओं में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया था। शेक्सपियर ने अपने प्रसिद्ध नाटक हैमलेट तथा साइम्बरलाइन में, और मिल्टन ने अपने महाकाव्य पैराडाइज रिगेंड में इस शब्द का प्रयोग किया। 1770 में बारेंजेफ वान वापलफील्ड ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल एरुडिशन में सांख्यिकी पर एक अध्याय सम्मिलित किया था। इन्होंने सांख्यिकी को ज्ञात संसार के आधुनिक राज्यों की राजनीतिक अवस्था सिखाने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था।
कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इतिहास के बारे में, केवल आपको शुरुआती चीज़ें तैयार करनी है। कहाँ से इनका जन्म हुआ, इसके जन्मदाता कौन है, ठीक है। आपको हम यहाँ पर आगे बताएंगे जो आपके काम की चीज़ होगी। सांख्यिकी का विकास आपको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? सांख्यिकी का विकास आपको समझना चाहिए। सांख्यिकी के विकास में कहा गया है, सांख्यिकी के विकास में सांख्यिकी की उत्पत्ति राज्य विज्ञान के रूप में। प्राचीन काल में सांख्यिकी का प्रयोग राज्य अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राज्य के अलग अलग राजा थे, राजा द्वारा शासन काल में इसका प्रयोग किया जाता था। आधुनिक समय में सांख्यिकी निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। हमें कोई भी निर्णय लेना है, जैसे मैंने डिजिटल बोर्ड लिया तो हम ऐसे तो बिना सांख्यिकी के, बिना स्टैटिक्स के नहीं ले लिए। हमने सोचा कि और फ़ायदा कमाया जाएगा और वीडियो बनाया जाएगा, इससे हमारा फ़ायदा ही होगा। जैसे मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, अभी लिखना होता बच्चे ऊब जाते हैं लिखते लिखते ना। तो आज के समय में हर जगह निर्णय लेने के लिए सांख्यिकी का महत्व बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इसमें प्रमुख कारण है सांख्यिकी की बढ़ती हुई मांग। सांख्यिकी की मांग क्यों बढ़ रही है? कहा गया है आधुनिक व्यापार में, वाणिज्य में एवं सरकारी कार्यों में बहुत प्रगति हुई है। आधुनिक समय में व्यापार में भी बहुत प्रगति हुई है, सांख्यिकी के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। सांख्यिकी उचित नीतियों के निर्धारण में सहायता करता है। कोई भी नीति का निर्धारण करना हो तो उसका निर्धारण कौन करता है? सांख्यिकी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। व्यापार के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती जा रही है, वृद्धि रहेगा यहाँ पर। व्यापारिक समस्याएं जटिल होती जा रही हैं। इन जटिलताओं को वास्तविक तथ्यों के आधार पर सुगमता से सुलझाया जा सकता है। कहने का मतलब व्यापार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सांख्यिकी का महत्व भी बढ़ता जाएगा। व्यापार का क्षेत्र बढ़ रहा है, व्यापार में कमाई बढ़ रही है, व्यापार में समस्याएं बढ़ रही हैं, ठीक है। सरकार को उचित रूप से शासन चलाने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग करना पड़ रहा है। याद रखना, सरकारी कार्य केवल आंतरिक कानून व्यवस्था, देश की विदेशी आक्रमणों से बचाना था। पहले क्या था? पुराने समय में देश में कानून व्यवस्था स्थापित रहे, विदेशी कोई आक्रमण ना कर पाए। लेकिन आज के समय में सरकार द्वारा समस्याओं को कम करने में नीति जो अपनानी पड़ती है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, विदेशी आक्रमण से बचाना नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग होता है। सांख्यिकी का प्रयोग आप जान लीजिए प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां सांख्यिकी का प्रयोग नहीं हो रहा हो। उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र कहा गया है, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। अन्वेषण का मतलब होता है रिसर्च करना। रिसर्च का कार्य बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सांख्यिकी विज्ञान अन्वेषण के लिए एक प्रकार का उपकरण है। अन्वेषण मतलब होता है रिसर्च करने में सांख्यिकी का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार अनेक दिशाओं में सांख्यिकी की महत्ता बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब इसमें क्या बताया गया है? इसमें इतना हमने पढ़ के बताया आपको। सांख्यिकी का प्रयोग हर जगह भैया बढ़ रहा है, क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहा है, धंधे बढ़ रहे हैं, तो सांख्यिकी का प्रयोग भी लगातार प्रगति पर चल रहा है। सांख्यिकी का प्रयोग भी बढ़ रहा है। आगे आपको बताना चाहते हैं सांख्यिकी की घटती हुई लागत। समझिएगा इसका क्या मतलब है। सांख्यिकी की घटती हुई लागत में आप देखिए कहा गया है सांख्यिकी का प्रयोग समंकों को एकत्र करने में लगे समय लागत पर निर्भर करता है। लागत का मतलब होता है, समंक मतलब होता है आंकड़ा। आंकड़ों का मतलब आज अगर हमें कोई आंकड़ा प्राप्त करना हो ना, तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो ये बुक हम ओपन किए हैं, अगर यही बुक पुराने ज़माने में जाएँ 2, 4, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जाएँ, तो ये बुक हमको ख़रीदनी पड़ती 400, 500, 600 की। इसको PDF के थ्रू मैंने अभी भी फ्री में डाउनलोड किया है। तो कहने का मतलब क्या है, सांख्यिकी के माध्यम से ही डाउनलोड किया गया है बुक। सांख्यिकी का प्रयोग समंकों को एकत्र करने में, समंक का मतलब होता है आंकड़ा,
आंकड़ा अगर आप एकत्र करने में ज़्यादा समय लगाएंगे, ज़्यादा लागत लगाएंगे तो लागत भी बढ़ जाएगी। लागत को में बचत हुई है। आजकल आंकड़े बहुत आसानी से कर सकते हैं इकट्ठा। मिस कॉल मरवा लीजिए, पता करना हो अगर आपको कितने जाति बिरादरी के कितने लोग हैं, मिस कॉल मरवा लीजिए। आजकल आपके मोबाइल में यस नो करने का ऑप्शन आ जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आजकल सांख्यिकी से लागत में कमी हुई है। बड़े अंकों का योग करना हो, कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, सही है कि नहीं। गुणा करना हो, भुजा निकालना हो, वर्ग निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, कुछ ही क्षणों में मशीनें के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। कुछ क्षणों में ही टाइप करिए, बटन दबाइए, तुरंत आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। फलस्वरूप सांख्यिकी का प्रयोग समस्याओं को हल करने में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं, बीकॉम के बच्चे कैलकुलेटर पेपर में ले जा सकते हैं, तो हम लोग कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, 2 मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर फटाफट जोड़िए, उत्तर आपका आपके सामने चला आएगा ना। तो सांख्यिकी से लागत में कमी आई हुई है, समय में बचत हुई है। नहीं तो 1 घंटा चलो उसको जोड़ो गांठो, ठीक है। और अब इसमें कुछ परिभाषा, जो मेन चीज़ है वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी है। 1-2 परिभाषा आपको याद करना है और आपको परिभाषा नहीं याद करनी है। कहा गया है समंक एक राज्य की जनता की स्थिति से संबंधित कोई, इन्होंने कहा, किसने कहा है, वेबस्टर ने कहा है। समंक का मतलब होता आंकड़ा, डाटा। समंक एक राज्य की जनता की स्थिति से संबंधित तथ्य है, वर्गीकृत तथ्य है। समंक का मतलब क्या होता है, अंक, आंकड़ा। समंक का मतलब क्या होता है, अंक और आंकड़ा, ठीक है। आंकड़ा का मतलब होता है आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में लोग कितनी कमाई कर रहे हैं। आप बताएंगे 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, तो वही है आंकड़ा, और क्या। कहता है राज्य की जनता, क्योंकि पुराने समय में राजा महाराजा द्वारा प्रयोग किया जाता था, उनकी स्थिति को वर्गीकृत करना। जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है, ठीक है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो कितना रुपया है किसी के पास, रुपए में व्यक्त किया जाता है इसको, ठीक है, गरीबी अमीरी को ना, सही है नहीं। विशेष रूप से तथ्य जिनके अंकों के रूप में अथवा किसी भी सारणी या वर्गित पद्धति के द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, सांख्यिकी बोलेंगे। कहा गया है उपर्युक्त परिभाषा बहुत संकीर्ण है, इसके द्वारा सांख्यिकी का क्षेत्र केवल राजकीय लाभ के अंक के संकलन में, मतलब ऊपर जो बोला गया है सरकार के लिए ही मात्र बोला गया है, क्या हम लोग नहीं यूज करते हैं, ये संकीर्ण है, इसको ज़्यादा हवा ना दी जाए। तो आगे चलते हैं, कुछ हैं। डॉक्टर बाउले ने लिखा है, देखो आपके सामने अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी है, चाहे जो परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। कहा गया है किसी अनुसंधान से संबंधित अंकों में व्यक्त किए गए उन तथ्यों के विचरण को समंक कहते हैं। कोई अनुसंधान कर रहे हो आप, रिसर्च कर रहे हो कि आपके कॉलेज के बच्चे ज़्यादा नंबर क्यों पा रहे हैं, तो रिसर्च तो ऐसे कर नहीं लेंगे, आंकड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा। आपके गांव के लोग कम कमाई क्यों कर रहे हैं, आपके गांव में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी सरकारी नौकरी है, आपके गांव में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी प्राइवेट नौकरी है। वैसे हो आंकड़ों को एकत्र करना जाएगा। आंकड़ों को जब अनुसंधान मतलब क्या होता है, रिसर्च करना, अनुसंधान, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, किस में व्यक्त किया जाता है, आंकड़ों में। अंकों का मतलब आंकड़ों में, ठीक है। तत्वों के बीच विवरण को समंक कहते हैं, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कोई अनुसंधान करने के लिए आपको कह दिया जाए आपके गांव में कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, तो पहले आप आंकड़ा एकत्र करेंगे। तो जो आप काम कर रहे हैं, जो पता कर रहेंगे, अनुसंधान जो आप कर रहे हैं, उसको रिसर्च बोला जाता है, अनुसंधान कहा जाता है। जो आंकड़ा एकत्र करेंगे ना, वही है समंक, जो एक दूसरे से संबंध रखते हो, याद रखिएगा ये भी। इस परिभाषा के अनुसार विशेषता
समंक तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। समंक किसी अनुसंधान से संबंधित होते हैं। तुलना करने के लिए समंक एक दूसरे से संबंध होते हैं। मतलब समंक किस रूप में व्यक्त होना चाहिए? जैसे कोई गरीब लिख दिया, मैं गरीब हूँ। कोई लिख दिया, मैं अमीर हूँ। तो इसको क्या है? इसको संख्या के रूप में व्यक्त होना चाहिए। क्या? संख्या के रूप में। इसके पास 10,000 है, इसके पास 10 लाख है। रुपए में व्यक्त होना चाहिए, याद रखिएगा हमारी बात को। आगे बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, विशेषता हम आपको बताएंगे कुछ देर में। इन्होंने क्या कहा है? समंकों का तात्पर्य संख्यात्मक तथ्यों से है। समंकों का तात्पर्य क्या है? संख्यात्मक तथ्यों से है। उसके बाद कहा है जो पर्याप्त सीमा पर अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 1-2 याद तो कर लेंगे ही आप। अगला कहा है, अब ये लक्षण है, चाहे इसको आप लक्षण कहिए, चाहे आप इसको क्या कहिए, विशेषता कहिए। चाहे आप लक्षण कहिए, चाहे विशेषता कहिए। कहा गया है तथ्यों के समूह, कहता है अकेला अथवा असंबद्ध अंक समंक नहीं कहलाते हैं। समंक उनको नहीं माना जाएगा जो अकेले हों। जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं, आप के साथ में जो और लोग हों उनको हम लोग समंकों के अंतर्गत रखेंगे। आपके कक्षा में 1000 बच्चे पढ़ते हैं या 200 बच्चे पढ़ते हैं या 100 बच्चे पढ़ते हैं, उनको हम उनका अंक अगर प्राप्त करना हो, उनकी गरीबी अमीरी प्राप्त करना हो, उनका जेब खर्च के बारे में प्राप्त करना हो, तो उनको समंक कहा जाता है। ठीक है, समंक अकेला नहीं, अकेला चलो नहीं, उसमें व्यक्तिगत अथवा असंबंध की तुलना नहीं की जा सकती। बोला गया उदाहरण के लिए, राम की आय 50,000 वार्षिक है, सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। सांख्यिकी का मतलब समंक नहीं कहलाएगा। आपकी आय हमारी आय 50,000 रुपये हो तो नहीं कहलाएगा। यद्यपि यह अंकों में व्यक्त है, इसी प्रकार उत्पादन, बिक्री, जन्म, मृत्यु, रोजगार आदि अकेले समंक नहीं हो सकते। आप समझिए क्या होंगे? पिछले 5 या 10 वर्षों के उत्पादन, बिक्री आदि समंकों को, मतलब कि पिछले 5 सालों में आपने कितना कमाया। एक नहीं, 5 लोग बैठे हैं, 5 लोगों में 1 लोग का समंक नहीं माना जाएगा, 5 का। समंक का एक दूसरे से समूह तथ्य, एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। ठीक है, अगला है विविध कारणों से प्रभावित। कई कारणों से प्रभाव पड़ता है। कहा गया साधारणतः समंकों पर कई कारणों से प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए चावल की उपज बहुत बातों पर निर्भर है, जैसे वर्षा अधिक हुई है या नहीं, भूमि की क्षमता, बीज की किस्म, खाद का प्रयोग, खेती का ढंग। कहने का मतलब जो समंक होते हैं कई कारणों से प्रभावित हो सकते हैं। कारण जैसे वर्षा, धान का उत्पादन या चावल का उत्पादन, वर्षा ठीक हुई है या नहीं, इस पर स्पष्ट होगा। भूमि की क्षमता, बीज की किस्म, खाद का प्रयोग, खेती का ढंग, ये सब क्या कहलाते हैं? इन सब चीज़ों को हम समंक बोलेंगे। ठीक है, अनेक कारण से प्रभावित होने चाहिए, कुछ घटनाएं व्यक्त होनी चाहिए। अगला है सांख्यिकी में अभिव्यक्ति। मतलब जो भी समंक होते हैं उन्हें सांख्यिकी में उन्हें अंक में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। गुणात्मक वाक्य, जैसे भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, गेहूं का उत्पादन काफ़ी नहीं है या कम है, यह स्पष्ट है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। क्यों अर्थ नहीं निकलता? क्योंकि कहीं लिखा है संख्या, इसमें
भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, भारत में बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। संख्या में लिखा होगा तभी ये चीज़ माना जाएगा, ठीक है, सांख्यिकी को माना जाएगा। संख्या में नहीं लिखा है तो सांख्यिकी नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा हमारी बात को। मतलब कि सांख्यिकी तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करता है, जिसके अनेक लाभ हैं। सांख्यिकी जो है संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। यथोचित परिशुद्धता। समंक दो विधियों से एकत्र किए जाते हैं, गिनती अथवा माप और अनुमान से। अनुमान विधि पूर्ण गणना की तुलना में इतनी शुद्ध नहीं होती। उदाहरण के लिए अनुमान है कि 1992 में 10 लाख व्यक्तियों ने 26 जनवरी की परेड देखी। इसका अर्थ कुछ हजार व्यक्ति अधिक हो सकते हैं, कुछ हजार व्यक्ति कम हो सकते हैं। हम कक्षा में बैठे विद्यार्थियों को गिनकर कहें 60 विद्यार्थी बैठे हैं तो वाक्य 100% शुद्ध होगा। परिस्थिति में 100% शुद्धता होना असंभव है, उसमें अनुमान विधि अपनानी पड़ती है। जांच के उद्देश्य क्षेत्र अनुमान की शुद्धता होना असंभव है। कहने का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप पूरा का पूरा शुद्ध माप सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप पूरा का पूरा शुद्ध नहीं मान सकते हैं। कहा गया है कि मनुष्यों की ऊंचाई सेंटीमीटर में नापी जा सकती है, परंतु दो शहरों के बीच दूरी नापने के लिए हम किलोमीटर का नाम लेते हैं। ऊपर कहा गया है प्रत्येक सांख्यिकी अध्ययन में 100% शुद्धता हो सकती है, तो भी यथोचित परिशुद्धता होना आवश्यक है, अन्यथा समंक भ्रामक। मतलब कि शुद्धता हो, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अशुद्ध वाक्य कोई बोल दे, ठीक है। तो अगला कहा गया है सुनियोजित ढंग से संग्रहित। समंक एकत्र करने से पहले सुव्यवस्थित योजना बना लेना चाहिए। अव्यवस्थित ढंग से समंक एकत्र करने पर गंभीर परिणाम की आशंका बनी रहेगी। मतलब कि जो आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, इसके लिए पहले से योजना बना लेनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो ठीक से नहीं एकत्र कर पाएंगे। उसके बाद क्या कहा गया है, पूर्व निश्चित उद्देश्य। जब आप समंक एकत्र कर रहे हो तो इसका उद्देश्य पहले से निश्चित कर लेना चाहिए, नहीं तो देखो किस काम के लिए आप समंक एकत्रित कर रहे हैं, किस काम के लिए आप योजना बना रहे हैं, ठीक है। आगे कहा गया है पारस्परिक संबंध। मतलब जब भी आंकड़े आप एकत्र करें तो एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। जैसे आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे प्राप्तांक, छात्रों की संख्या। प्राप्तांक मतलब अंक जो प्राप्त करेंगे स्टूडेंट, छात्रों की संख्या, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जैसे इन्होंने कहा गया है समंक संबंधित होने चाहिए ताकि उनकी तुलना सुगमता से की जा सके। उनकी तुलनाएं समयानुसार क्षेत्रानुसार की जाती हैं। उदाहरण के लिए भारत की 1991 की जनसंख्या की तुलना पिछले वर्षों की जनसंख्या से की जा सकती है। मतलब एक वर्ष की तुलना दूसरे वर्ष से अगर आप कर सकें, मतलब एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। भारत की जनसंख्या की तुलना अमेरिका और इंग्लैंड से की जा सकती थी। सार्थक तुलना तभी हो सकती है जब समंकों का आपस में संबंध हो। ऊंटे की ऊंचाई, समझिएगा
की तुलना मनुष्यों की ऊंचाई से की जाए तो सार्थक नहीं होगा। ऊंट की ऊंचाई की तुलना मनुष्यों की ऊंचाई से की जाए तो ये तुलना सार्थक नहीं है। भारत की जनसंख्या की तुलना अमेरिका से की जाए या चीन से की जाए तो ये सार्थक कहलाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जिसका एक दूसरे से संबंध हो। उपर्युक्त वर्णों से यह स्पष्ट है कि सभी संख्या समंक संख्यात्मक होते हैं, किंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, सभी समंक संख्या में व्यक्त कर सकते हैं आप, लेकिन सभी संख्या को समंक नहीं मानेंगे। याद रखना हमारी बात को। अतः अंकों का समंक तभी कहा जा सकता है जब उसमें उपयुक्त लक्षण भी विद्यमान हो। कहने का मतलब एक देश की जनसंख्या की दूसरी देश से, एक देश की इकोनॉमिक की दूसरी देश की इकोनॉमिक से अगर आप तुलना करेंगे तो उनको हम सार्थक कहेंगे। समझ में आया? सांख्यिकी की विधियाँ ना बहुत सारे विद्वानों ने कहा है, इसमें कुछ विधियाँ हैं सांख्यिकी में की विधियाँ, तो एक आपको पढ़ लेना है। कहा गया है काउडन कॉक्सटन के अनुसार एक बहुत सरल विस्तृत परिभाषा में सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित कहा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि यह कहना अधिक उचित होगा सांख्यिकी समंकों का एकत्रीकरण किया जाता है, उनको प्रस्तुत किया जाता है, फिर विश्लेषण किया जाता है, फिर निर्वचन किया जाता है। पहले एकत्र करेंगे, फिर उनको अलग अलग करेंगे, फिर उनके बारे में हम लोग प्रस्तुत करेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग एक एक आंकड़ा निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, सांख्यिकी में सबसे पहले क्या होता है? सांख्यिकी में सबसे पहले क्या होता है? समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। सांख्यिकी अनुसंधान में समंकों का संकलन का मतलब होता है आंकड़ों को सबसे पहले एकत्र किया जाता है। आंकड़ा एकत्र किया जाएगा कि इस बार आपके यहाँ कितना पैसा कमाया गया ना, आपने कितना पैसा कमाया, या देश स्तर पर देश ने कितना पैसा कमाया। ठीक है। उसके बाद समंक सांख्यिकी विश्लेषण तथा निर्वचन की आधारशिला। बिना समंकों के संकलन से आप कुछ कर ही नहीं सकते। यदि समंक अशुद्ध अपर्याप्त है तो उनसे निकाले जाने वाले निष्कर्ष भी भ्रामक होंगे। समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक। याद रखिएगा, समंकों का संकलन सही ढंग से किया जाना चाहिए। प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक पेपर में बहुत आता है। याद रखिए, प्राथमिक का मतलब जो खुद से एकत्र किया जाए, जिसमें 100% शुद्धता पाई जाए, और द्वितीयक का मतलब जो दूसरों के माध्यम से। कहा गया है प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा आरंभ से अंत तक नई सिरे से एकत्र किया जाता है। आरंभ से लेकर के अंत तक अनुसंधानकर्ता खुद एकत्र करता है। आगे क्या कहा गया है? द्वितीयक समंक पहले से ही अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा एकत्र किया गया है, प्रकाशित किया गया है, वहीं से अनुसंधानकर्ता प्रयोग कर लेता है। पेपर में आएगा, जरूर याद रखना। प्राथमिक का मतलब खुद हम एकत्र करने जाएंगे, द्वितीयक का मतलब कहीं से हम उठा लेंगे। जो ये PDF है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, PDF मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, इसका मतलब दूसरे की वेबसाइट से मैंने निकाल लिया है, तो ये द्वितीयक कहा जाएगा। अगर अपने आप से सब कुछ बनाया जाएगा, अपने आप से मान लीजिए इस PDF को हम बनाएंगे, उसको क्या बोला जाएगा? प्राथमिक बोला जाएगा। कहा गया चाहे समंक प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, उनके संकलन व प्रयोग में बहुत सावधानी जरूर। ठीक है। अगला है एकत्रित करने की व्यवस्था। कहा गया है समंकों को व्यवस्थित करने में सबसे पहला कार्य संपादन का है। संपादन का कार्य बहुत ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए ताकि अशुद्धियों, अतर्कपूर्ण और आवश्यक तथ्यों का अलग किया जा सके। मतलब कि ऐसे इकट्ठा करिए, जैसे सामान को, ऐसे आंकड़ों को इकट्ठा करिए ताकि आसानी से इकट्ठा हो जाएं, बाद में अलग करने पर अलग हो जाएं। ऐसा नहीं है कि उसे मिला दीजिए, बाद में अलग करने में दिक्कत आए। समझे कि नहीं आप?
जब समंकों का संपादन का कार्य पूरा हो जाता है तो उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण इस उद्देश्य के लिए विशेष समंक वाले के साथ रखना होता है। इन समंकों के आधार पर सारणी बनाई जाती है। कहने का मतलब है समंकों का संकलन ऐसे किया जाए कि बाद में उसे इधर उधर भी किया जा सके। अगला क्या है? व्यवस्थित समंकों को प्रस्तुत करना। समंकों को एकत्र करने तथा व्यवस्थित करने के पश्चात प्रस्तुत किया जाता है। ठीक प्रकार से प्रस्तुत समंक सारणी विश्लेषण में बहुत अधिक सहायक होते हैं। सांख्यिकी सारणी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से। अगला है समंकों का विश्लेषण। समंकों का विश्लेषण का मतलब क्या होता है? एनालिसिस ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है? समंकों को एकत्र, व्यवस्थित तथा प्रस्तुत करने के पश्चात उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण का मतलब होता है उनको अलग अलग एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। इस पुस्तक में अधिकांश समंकों के विश्लेषण की रीतियों का वर्णन किया गया है, जो आगे बताएंगे। विश्लेषण रीतियां सरल से सरल, कठिन से कठिन हैं, लेकिन पुस्तक में केवल उन्हीं विश्लेषण रीतियों का उल्लेख किया जा गया है जो साधारण प्रयोग में आती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, विचरण के माप, सहसंबंध, प्रतीपगमन। समंकों का निर्वचन मतलब क्या होता है? निर्वचन का मतलब होता है सांख्यिकी अनुसंधान में अंतिम कार्य निर्वचन करना होता है। एकत्रित या विश्लेषित समंकों पर निष्कर्ष निकालना। निर्वचन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। ठीक है। ये टॉपिक हो गया है, इसके बाद और भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। इस वीडियो में